इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया की, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली कुछ एयरपोर्ट्स प्लान किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे नवी मुंबई के एयरपोर्ट को जब बनाने की बात हुई थी तो इसकी कॉस्टिंग आ रही थी 16,000 करोड़, लेकिन 2021 आते आते 25,000 करोड़ तक इसकी कॉस्टिंग पहुंच गई। ऐसे ही नोएडा के जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसकी कॉस्ट 30,000 करोड़ से भी ऊपर एस्टिमेट की गई है। अब देखिए, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए इतना पैसा लगाना एक प्राइवेट प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इंडिया के अंदर जनरली एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। हालांकि कुछ केसेस में एयरपोर्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल लेके भी आई थी, जिसमें प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ये दोनों मिलके एयरपोर्ट बनवाती हैं। बेसिकली ओनर गवर्नमेंट रहती है और ऑपरेशन प्राइवेट कंपनीज देखती हैं, ताकि मॉडर्नाइजेशन हो सके। जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ओन तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसको एक कंपनी चलाती है जिसका नाम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एयरपोर्ट को बनाने की ही कॉस्ट है, एक बार पैसा लग के जब एयरपोर्ट बन जाता है तो उस एयरपोर्ट को चलाने के लिए भी कॉस्ट लगती है, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवेज को मेंटेन करना होता है, रिपेयर करना होता है इनको, यूटिलिटी बिल जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारे जो बिल्स होते हैं ये भी आते हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने का खर्चा होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन का खर्चा, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इन सब में करोड़ों रुपए लगते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI संभालती है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर एयरपोर्ट को AAI को भी पैसे देने होते हैं, और पैसे इसलिए भी देने होते हैं क्योंकि लगभग जितने भी एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सर्विसेज, ये सारे जो हैं वो AAI ही हैंडल करती है। इनफैक्ट अगर कोई एयरपोर्ट PPP मॉडल के अंडर भी बना है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है, उस एयरपोर्ट को भी AAI के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना होता है। कई सारे रेगुलेशन जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन, एनवायरमेंट रेगुलेशन, इस तरीके के कई सारे रेगुलेशन होते हैं जिसके लिए AAI को पैसा देना होता है। अब देखिए, हमें मोटा मोटी इतना तो पता चली गया है कि एयरपोर्ट को बनाने में कितना पैसा लगता है, लेकिन बनाने के बाद एक एयरपोर्ट को चलाने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये देखते हैं कि चलाने के लिए कितना पैसा लगता है। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसको चलाती प्राइवेट कंपनी है। अब देखिए, ये प्राइवेट कंपनी कितना खर्चा करती है, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन साल भर में इनके पास कितना पैसा आता है और उसमें से प्रॉफिट कितना होता है, उसकी डिटेल्स ये है। तो ये जो डिटेल्स हैं, इसके बेसिस पे हम प्राइवेट कंपनी का खर्चा निकाल सकते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के पास 2020 में टोटल 4,243.6 करोड़ रुपीस आए थे एज इनकम, और उसमें से 13.1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इनकम माइनस प्रॉफिट, इससे एक्सपेंस यानी कि खर्चे का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो खर्चा आया वो हो गया 4,230.5 करोड़, यानी कि एक साल में दिल्ली एयरपोर्ट इतना पैसा खर्च करता है, जिसमें सैलरीज वगैरह सब इंक्लूडेड है। डेटा के हिसाब से दिल्ली के अंदर हर साल लगभग 3.5 करोड़ पैसेंजर्स आते हैं। तो इस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट एक पैसेंजर जो उसके एयरपोर्ट पे आता है और फ्लाइट पकड़ता है, उसके ऊपर 2,000 रुपए खर्च करता है। और ये एस्टिमेटेड डेटा है, डेटा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज लोन लेती हैं जिसका इंटरेस्ट देना होता है, तो डेटा आगे पीछे हो सकता है। तो एयरपोर्ट जो है वो जो जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह देता है, सिक्योरिटी से लेके सैलरी, बिल्स वगैरह, उसका जो कैलकुलेशन के हिसाब से एक पैसेंजर के ऊपर 2,000 रुपए खर्च होता है। तो देखिए, एयरपोर्ट पहले तो इतना पैसा लगा के एयरपोर्ट बनवा रहे हैं लोग, फिर खर्चा कर रहे हैं हर साल लोगों के ऊपर। तो एयरपोर्ट जो है वो कोई NGO या चैरिटी तो चला नहीं रहा है, उन्हें इस खर्चे को वापस भी वसूलना है, और वो भी मुनाफे के साथ। तो डिस्कस करते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो इतना पैसा लगा रहा है वो वापस कैसे लेता है पैसेंजर से। ड्यूटी फ्री और जो फ्री लाउंजेस हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ये बताने के बाद। देखिए, एक एयरपोर्ट दो तरीके से पैसा कमाता है। एक तो वो कमाता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू से, और दूसरा कमाता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से। तो पहले डिस्कस करते हैं एरोनॉटिकल रेवेन्यू। देखिए, जो भी एयरलाइंस हैं उन्होंने एयरप्लेन्स या फिर एयरक्राफ्ट तो खरीद लिए, लेकिन एयरपोर्ट जो है वो उनका नहीं है। इसलिए एयरपोर्ट के ऊपर अपने प्लेन को उतारने के लिए ये जितनी भी एयरलाइंस हैं इनको पैसा देना होता है, और ये पैसा वो आपके टिकट में ऐड कर देती हैं। इसमें सबसे पहला आता है लैंडिंग चार्जेस। हर एयरप्लेन का एक वेट होता है और जिसके हिसाब से उसको लैंडिंग करने पे पैसा देना होता है। अब किस प्लेन से कितना लिया जाएगा वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो लैंडिंग फीस तो देनी होती है। इसके बाद एयरक्राफ्ट से
पार्किंग फीस भी ली जाती है। कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड करने से लेके टेक ऑफ करने तक जितने टाइम तक एयरपोर्ट पे रुकता है उसके लिए पार्किंग फीस चार्ज की जाती है। अगर कोई प्लेन ओवरनाइट रुकता है तो उसके लिए अलग से चार्ज देना होता है। ये जो पार्किंग फीस है ये एयरपोर्ट की लोकेशन, एयरक्राफ्ट के साइज, कितनी देर प्लेन रुका है, इस पे डिपेंड करती है। इसके बाद आती है पैसेंजर सर्विस फीस। ये भी एयरलाइन से ही चार्ज की जाती है। ये फीस एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस, टर्मिनल सर्विस फीस और पैसेंजर को दी जाने वाली फैसिलिटीज की फीस होती है। ये फीस टिकट में भी मेंशन होती हैं। इसके अलावा यूजर डेवलपमेंट फीस, फ्यूल सर्च चार्जेस होते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है, अगर ये दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेगा तो कितना पैसा एयरपोर्ट वाले इससे लेंगे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है इसके अंदर 250 पैसेंजर बैठ सकते हैं और इसका जो वेट है वो है 1,15,000 kg। इसको मैट्रिक टन में अगर हम कन्वर्ट करें तो 115 मैट्रिक टन इसका वेट हुआ। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये रेट लगता है पर मैट्रिक के हिसाब से। एक मैट्रिक टन पे 599.52 रुपीज लिया जाता है और 100 मैट्रिक टन से ज्यादा है तो इतना लिया जाता है। तो जब एयर इंडिया का ये जो बोइंग प्लेन है ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतरेगा तो इसके वेट के हिसाब से जो इसका पहली कॉस्टिंग लगेगी, जो लैंडिंग कॉस्ट होगी, वो हो जाएगी 1,32,000 रुपीज। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट वाले इनसे 2500 रुपए पार्किंग चार्जेस लेंगे। अब पैसेंजर हवा में उड़ के तो नहीं पहुंच जाएंगे प्लेन के अंदर, तो जो एरो ब्रिज है वो भी यूज होता है। तो एयरपोर्ट वाले ये जो एरो ब्रिज देते हैं इसका अलग से पैसा लेते हैं 3,080 रुपीज। इंटरनेशनल में और भी ज्यादा लेते हैं, लेकिन अभी हम डोमेस्टिक केस की बात कर रहे हैं तो उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आप देखिए ये जो प्लेन है एयर इंडिया का, इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 पैसेंजर की है। तो पर पैसेंजर 550 रुपीज एयरपोर्ट वाले अलग से लेंगे। जितने भी पैसेंजर बैठेंगे पर पर्सन के हिसाब से लेंगे। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 550 हुआ 1,35,500 रुपीज। यानी कि एयर इंडिया को इतना पैसा हर पैसेंजर का देना होगा, चाहे उनके प्लेन की जो सारी टिकट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं वो सारी बिके या ना बिके, लेकिन उनको ये पैसा देना होगा। यूजर डेवलपमेंट फीस 100 से 400 के बीच में होती है, तो हम लोग मोटा मोटी 200 रुपए मान के चलते हैं। ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं ये अगर आप अपना टिकट देखेंगे तो उसमें भी मेंशन होता है। तो ये जो सारे चार्जेस मैं आपको बता रहा हूं, यूजर डेवलपमेंट, पैसेंजर सर्विस चार्जेस, तो ये एयरपोर्ट वाले एयरलाइन से लेते हैं और एयरलाइन वाले आपसे लेते हैं। देखिए अभी आगे भी और भी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें आप ही की जेब से जाएंगी। अच्छा, इसमें बीच बीच में कुछ कुछ चार्जेस और ऐड हो जाते हैं। जैसे 2021 में फ्यूल थ्रूपुट चार्जेस की जगह दिल्ली एयरपोर्ट ने एयरलाइंस के ऊपर 65 रुपीज प्लस टैक्सेस का एक नया चार्ज भी इंक्लूड कर दिया था। तो अगर हाल फिलहाल की बात होगी तो ये वाला जो चार्ज है ये भी लगेगा। इसके अलावा हर एयरपोर्ट एक एविएशन सिक्योरिटी फीस भी एयरलाइन से चार्ज करता है, जो कि पर पैसेंजर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 200 रुपए होती है। तो ये भी आपको देना होता है। तो हम अगर इन कॉस्ट को देखें तो लैंडिंग और पार्किंग फीस 550 रुपीज, यूजर डेवलपमेंट फीस 200 रुपए, पैसेंजर सर्विस फीस 50 रुपए, एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए। तो ज्यादा कैलकुलेशन में ना घुसते हुए आप इतना समझ लीजिए कि जितना खर्चा एयरपोर्ट पैसेंजर पे करता है उसकी 50% कॉस्ट वो इस तरीके से निकाल लेता है, जो अभी मैंने चार्जेस आपको बताए। शुरू में हमने कैलकुलेट किया था कि एक पैसेंजर पे एयरपोर्ट जो है वो 2,000 रुपए खर्च करता है, तो उसमें से 1,000 रुपए तो एयरपोर्ट ऐसे निकाल लेता है और उसके बाद जो एयरलाइन वाले हैं वो अपने आप डिसाइड करेंगे वो क्या टिकट का प्राइस रखे। एयरलाइंस कंपनी लंबे रूट वाले पैसेंजर्स और बिजनेस क्लास से ज्यादा कमाती है, क्योंकि लंबे रूट वालों का और बिजनेस क्लास वालों का टिकट महंगा होता है और एयरपोर्ट को तो मतलब नहीं है कि सीट पे इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर बैठा है, चाहे बिजनेस क्लास का बैठा है, चाहे लंबे रूट का बैठा है। एयरपोर्ट सेम प्राइस लेता है हर एक सीट का, चाहे वो खाली हो चाहे भरी हो। सिर्फ बिजनेस क्लास का जो सेक्शन होता है वो पूरे इकोनॉमी क्लास का जो खर्चा होता है वो अकेले निकाल देता है। और यही रीजन है कि एयरलाइन बिजनेस क्लास वालों को अलग से ट्रीटमेंट देती है ताकि लोग बिजनेस क्लास में और ज्यादा आए। और अगर लास्ट में सीट नहीं भरती है तो एयरलाइन वाले बहुत ही कम पैसों में भी टिकट दे देते हैं, क्योंकि भले वो किसी भी रेट में दें, अगर सीट खाली भी गई तो उसका भी पैसा उनको देना होगा। एयरलाइन वालों की सीट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो हमने एयरलाइन वाली वीडियो में इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो अब एयरपोर्ट पे वापस आते हैं। तो जो 2,000 रुपए का जो एयरपोर्ट का खर्चा था उसमें से 1,000 रुपए तो एयरपोर्ट ऐसे ही निकाल लेता है, बाकी पैसा एयरपोर्ट कमाता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से। लेकिन नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो डायरेक्ट पैसेंजर से नहीं होता है, इनडायरेक्टली एयरपोर्ट लेता है। नॉर्मली जब आपको फ्लाइट से कहीं जाना होता है तो उसके लिए आप पहले घर से या तो अपनी कार से या फिर कैब से एयरपोर्ट तक पहुंचते हो।
उसके बाद एयरपोर्ट से अंदर गए, अपनी फ्लाइट पकड़ के जहां आपकी फ्लाइट लैंड की उसके एयरपोर्ट पे उतर के एग्जिट कर देते हो। अब एयरपोर्ट को अगर प्रॉफिटेबल होना है तो इस पूरे साइकिल में जब तक आप एयरपोर्ट पे हो आपसे वो पैसे कमाएगा, और इसके लिए एयरपोर्ट्स ने कई तरीके निकाल रखे हैं। इसमें सबसे कॉमन तरीका है सामान बेचने का। एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स, बुक स्टोर्स, अल्कोहल शॉप्स, ये सारी होती हैं जहां से पैसेंजर सामान खरीदते हैं। अब एयरपोर्ट जो होता है जितनी भी शॉप्स हैं इनसे रेंट लेता है, या फिर बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि जितनी इनकी सेल्स होती है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज लेता है। और यही नहीं, जब आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए अपनी कार से या टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, शटल सर्विस, बसेस, किसी भी चीज से एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पे भी एयरपोर्ट कमाता है पार्किंग चार्जेस से। अगर आप अपनी कार से या फिर अपनी फैमिली में किसी को छोड़ने आए हैं और आपको अगर कार पार्क करनी है तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं तो जैसे ही एयरपोर्ट शुरू होता है वहां पे पिकअप जोन और ड्रॉप अप जोन भी शुरू हो जाते हैं, और इस एरिया को एक्सेस करने के लिए एयरपोर्ट चार्जेस लेता है। अब ये चार्जेस देखने में तो बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन अगर मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट के चार्जेस कैलकुलेट करके बताऊं तो आप रिलेट कर पाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट एक 4 व्हीलर को आधे घंटे पार्क करने के लिए 120 रुपीज लेता है, 1 घंटे के लिए 170 रुपीज लेता है, उसके बाद हर 1 घंटे पे 100 रुपए लेता है, और अगर 5 से 24 घंटे आप गाड़ी पार्क करें तो 600 रुपए तक लेता है। और वहीं अगर 2 व्हीलर है तो 1 घंटे के 60 रुपए और उसके बाद हर 1 घंटे के 30 रुपए, और 8 से 24 घंटे के 300 रुपए लेता है। और इसके अलावा अगर आप कैब से आते हैं उस केस में भी दिल्ली एयरपोर्ट जो होगा वो कैब से पैसे चार्ज करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसके टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे सवारी लेने वाले जो उबर होते हैं उस पे 150 रुपीज का सरचार्ज लगता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं भी यूज करते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में चाहे आप अपनी कार से जाएं या कैब से जाएं तो आपको 150 से 200 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये सुनने में बहुत ही छोटी सी कमाई लग रही है, लेकिन बहुत से एयरपोर्ट अपनी नॉन एरोनॉटिकल कमाई से 20 से 30% पार्किंग से ही कमाते हैं। अगर मैं सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की बात करूं तो 67.3 मिलियन पैसेंजर तक दिल्ली एयरपोर्ट पे आए हैं, इससे बहुत ज्यादा कमाई होती है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि एयरपोर्ट जो है वो पैसेंजर के ऊपर लगभग 2000 रुपए का खर्चा करता है, जिसमें से 1000 रुपए एयरपोर्ट ने सिर्फ एरोनॉटिकल रेवेन्यू से कमा लिए थे, और अगर इसमें पार्किंग का भी हम जोड़ दें तो पर पैसेंजर जो है 150 रुपए पार्किंग से भी कमा लेता है एयरपोर्ट। इसके अलावा एयरपोर्ट जो होते हैं वो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से भी पैसा कमाते हैं। एयरपोर्ट अपने आसपास का जो एरिया है वो हमेशा बचा के रखता है और सही टाइम पे होटल और बिजनेसेस को रेंट या फिर लीज पे देता है। जैसे ही एयरपोर्ट पास आता है तो एयरपोर्ट के एरिया में जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, बिल बोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन या फिर प्रमोशनल मटेरियल, कुछ भी अगर आप देखते हो तो एयरपोर्ट उसके लिए ब्रांड से बहुत सारे पैसे लेता है। और ऐसा माना जाता है कि एयरपोर्ट पे यूजुअली बाकी किसी जगह के मुकाबले हाई पेइंग कस्टमर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां के जो एडवर्टाइजिंग रेट हैं वो भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट जो है वो टर्मिनल के सिर्फ बाहर ही एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचते हैं, टर्मिनल के अंदर और बाहर दोनों जगह पे एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचा जाता है। अब ये सारी चीजें तो हो गई। जैसे इसके बाद आप एयरपोर्ट से अंदर घुसते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि आप एक मॉल में घुस रहे हो जिसके लिए आपको पहले से ही पैसे देने हैं, इसीलिए आपके टिकट चेक होते हैं। बिना टिकट के आपको एयरपोर्ट के अंदर कभी नहीं घुसने दिया जाएगा। और जैसे ही एक बार आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं 20 रुपए का जो पानी होता है वो आपको 100 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आपने कुछ खाने का सोच लिया तो बात हजारों में पहुंच जाती है। आप जितना ज्यादा टाइम एयरपोर्ट पे बिताएंगे आपका उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा। एयरपोर्ट को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि जब आप बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जानबूझ के स्टोर के बीच से रास्ता बना के फ्लाइट तक पहुंचाया जाता है। रेस्टोरेंट से लेके रिटेल शॉप्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स, बुक स्टोर्स, ये सब रास्ते में ही आपको दिखेंगे। एयरपोर्ट पे सही टाइम पे पहुंचने को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। एयरपोर्ट के पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आप अपने आसपास एक बार पूछिएगा किसी से भी, अपने यार दोस्त से, कि अगर 1 बजे की फ्लाइट है तो उसको एयरपोर्ट पे कितने बजे पहुंचना है। कोई 2 घंटे बोलेगा, कोई 2.5 घंटे बोलेगा, और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट हुई तो और भी ज्यादा बोल सकता है। अब देखिए, लोगों को एग्जैक्ट आइडिया मिलना बहुत ही मुश्किल होता है कि कितनी भीड़ होगी, त्योहार का टाइम होगा तो थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं, इसलिए 1-2 घंटे पहले ही पहुंचते हैं ताकि उनका एयरपोर्ट का जो इतना महंगा टिकट है वो वेस्ट ना हो जाए। एयरपोर्ट चाहे तो लगेज वगैरह का अपॉइंटमेंट सिस्टम सब ऑटोमेटिक कर सकता है, उससे लोगों को टाइम बच सकता है, लेकिन जो एक तरह का कंफ्यूजन सा बन जाता है इसकी वजह से लोग थोड़ा पहले पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पे ज्यादा टाइम देते हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम का कभी भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया। अच्छा, जितने भी पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर घूमते हैं उसके कंपैरेटिवली जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है मेन एरिया के अंदर, ताकि बैगेज के काउंटर से लेकर सिक्योरिटी तक जब लोग खड़े रहते हैं तो उनको बैठने का मन करे तो वो ओपन रेस्टोरेंट में जाके बैठे और वहां से सामान खरीदें। एयरपोर्ट जो होते हैं वो रिटेल शॉप्स और डाइनिंग ऑप्शन को उन एरियाज में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा पैसेंजर्स जाते हैं, जैसे कि बोर्डिंग गेट्स के पास, जिससे कि वो जो स्टोर्स है उनकी विजिबिलिटी मैक्सिमम हो। आपने अगर नोटिस किया होगा तो दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई रेस्टोरेंट, बार या फास्ट फूड चेन होगी जिसका नाम आपको
आपको वहां पे ना दिखे। इन सब में एयरपोर्ट का जो कट होता है वो 10 से 25% के बीच में हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर केसेस होते हैं जिसमें सेल्स में से कट नहीं लेते हैं तो उसमें रेंट ज्यादा कर देते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो इस तरीके से भी एयरपोर्ट लगभग पर पैसेंजर 150 से 200 रुपए आपके फूड और ड्रिंक एक्सपेंडिचर से भी कमा लेता है। लेकिन लोगों की शॉपिंग करा के रेवेन्यू कमाने का जो सबसे बड़ा हथियार है एयरपोर्ट के पास, उसका नाम है ड्यूटी फ्री शॉप्स। ड्यूटी फ्री शॉप जो होती हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते टाइम नहीं होती हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होती हैं। ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं इन पे कोई भी लोकल और नेशनल टैक्स नहीं लगता है जैसे देश के बाकी दुकानों पे लगता है। और ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं ज्यादातर आपको एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल और डिपार्चर एरिया में दिखती हैं, जहां पे पैसेंजर्स फ्लाइट लेने से पहले या फिर फ्लाइट से उतरकर सामान खरीद सकें। ड्यूटी फ्री शॉप को बनाने के पीछे लॉजिक यही है कि मान लो आप यूएस से इंडिया आ रहे हैं और आप यूएस के एयरपोर्ट से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको यूएस में टैक्स देना होगा, और जब आप इंडिया में आएंगे तो वहां पे भी टैक्स देना होगा। तो ये सब टैक्स मिला के जो सामान है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कोई एयरपोर्ट से सामान क्यों खरीदेगा? सेम सामान वो अपने देश में आके कम पैसे में खरीद लेगा। तो